हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे आरसीसी का टॉपिक। ठीक है, आरसीसी स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने चैनल के ऊपर। और आरसीसी का जो फर्स्ट चैप्टर है अपना वो होता है इंट्रोडक्शन टू डब्ल्यूएसएम एंड एलएसएम। इंट्रोडक्शन टू डब्ल्यूएसएम मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड एलएसएम मतलब लिमिट स्टेट मेथड। तो आरसीसी का कुछ बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ेंगे हम लोग पहले, और उसके बाद में डब्ल्यूएसएम मेथड क्या होता है, एलएसएम मेथड क्या होता है, इसका डिफरेंस क्या होता है, ये भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आरसीसी मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, दो तरह की कंक्रीट हम तैयार करते हैं। एक होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट और एक होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट हम क्यों यूज नहीं करते हमारे स्ट्रक्चरल मेंबर्स के अंदर। ये स्ट्रक्चरल मेंबर्स मतलब कौन से, जैसे बीम हो गया, कॉलम हो गया, फुटिंग हो गया, स्लैब हो गया। दीज आर दी स्ट्रक्चरल मेंबर्स ऑफ आवर बिल्डिंग। तो इन स्ट्रक्चरल मेंबर्स के अंदर हम लोग पीसीसी की यूज नहीं करते। पीसीसी का यूज क्यों नहीं करते हम लोग, आरसीसी का यूज क्यों करते हैं हम लोग। तो आरसीसी क्यों यूज करते हैं और आरसीसी क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो पीसीसी का मीनिंग है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अब पीसीसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट रहता है। तो जब भी कोई मेंबर में हम लोग कंक्रीट ही ऐड करेंगे, जैसे एक बीम है, तो अगर इस बीम में सिर्फ कंक्रीट ही ऐड किया, सिर्फ कंक्रीट से ही बीम कास्ट किया, तो बीम के अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ आने वाली है, बीम के ऊपर जो टेंसाइल फोर्स आने वाला है, उस टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट करने में कंक्रीट सक्षम नहीं होता है। क्योंकि अगर आप यूटीएम मशीन पे कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हो, या फिर आप यूटीएम मशीन पे कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हो, सॉरी, यूटीएम आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ देगा और सीटीएम मशीन आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, तो अगर हम यूटीएम और सीटीएम मशीन पे कंक्रीट के रिस्पेक्टिव टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने की कोशिश करते हैं, तो आप ये जानोगे कि कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है वो लगभग 17.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आता है, अगर उस कंक्रीट का ग्रेड है M20। अगर हम M20 ग्रेड का कंक्रीट बनाते हैं, M20 कंक्रीट ग्रेड हो गया, इसमें M का मीनिंग हो गया, M का मीनिंग हो गया मिक्स प्रपोर्शन, M का मीनिंग हो गया मिक्स प्रपोर्शन, और 20 कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, तो अगर हम M20 ग्रेड का कंक्रीट बनाते हैं और उसको सीटीएम मशीन पे टेस्ट करते हैं, तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकलता है लगभग 17.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और उसी कंक्रीट को अगर हम यूटीएम मशीन पे टेस्ट करते हैं, तो उस कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ निकलता है लगभग सिर्फ 2.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ऐसा कहा जाता है कि कंक्रीट इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। कंप्रेशन के अंदर कंक्रीट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन उसी के साथ साथ कंक्रीट टेंशन में बहुत ज्यादा वीक होता है। मतलब अगर हम किसी मेंबर में सिर्फ कंक्रीट का ही कास्ट करेंगे, अगर हम किसी मेंबर को सिर्फ कंक्रीट से ही कास्ट करेंगे, तो उस मेंबर का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ उस मेंबर का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा वीक होगा। इसका मतलब है टेंशन फोर्स आने के बाद में वो मेंबर कोलैप्स हो सकता, फेल हो सकता। इसीलिए टेंशन को कॉम्पेंसेट करने के लिए, मेंबर का टेंसाइल स्ट्रेंथ को कॉम्पेंसेट करने के लिए हम क्या यूज करते, हम कंक्रीट के साथ साथ में उस मेंबर में स्टील के बार भी डाल देते। जैसे बीम को कास्ट करना है, कॉलम को कास्ट करना है, स्लैब बनाना है, फुटिंग बनानी है, तो ऐसे मेंबर्स में सिर्फ कंक्रीट का यूज न करते हुए इसमें हम स्टील बार्स को इंक्लूड करते हैं, ताकि हमारे को टेंसाइल स्ट्रेंथ भी मिल सके। हमारे टेंसाइल स्ट्रेंथ को कंपेंसेट करने के लिए हम अपने मेंबर में कंक्रीट के साथ साथ स्टील का भी यूज करते हैं। और जब आप कंक्रीट और स्टील दोनों को साथ में यूज करते हैं, कंक्रीट और स्टील को कंबाइन करके यूज करते हैं, तो उस प्रकार के कंक्रीट का नाम हो जाता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। उस तरह के कंक्रीट का नाम हो जाता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। बच्चों एक बात समझ लो कि रेनफोर्समेंट का मीनिंग क्या होता है। रेनफोर्समेंट का मीनिंग होता है स्टील बार्स। मतलब रेनफोर्समेंट दो तरह का हो सकता है, आइदर यू कैन प्रोवाइड स्टील बार्स एज ए रेनफोर्समेंट और यू कैन आल्सो प्रोवाइड द फाइबर एज ए रेनफोर्समेंट। यू कैन आल्सो प्रोवाइड स्टील एज रेनफोर्समेंट, फाइबर एज रेनफोर्समेंट। कभी कभी कंक्रीट को फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट भी बोलते हैं, आपने शब्द सुना होगा फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट, लेकिन मोस्टली हम लोग टेंशन को कंपेंसेट करने के लिए स्टील यूज करते हैं, क्योंकि स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू फाइबर। और स्टील का ऐसा भी नहीं है कि ऐसा नहीं, कंक्रीट का कैसा है, कंक्रीट इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन एंड वेरी मच वीक इन टेंशन। देखो आप कितना फर्क है। अगर उसका 28 डेज आप कंक्रीट को प्रॉपर क्यूरिंग करते हो, प्रॉपर पानी देते हो, प्रॉपर कंक्रीट कंपैक्ट करते हो, तो 28 डेज के बाद में उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको मिलेगा 17.5 सीटीएम मशीन पे इस कंक्रीट का। और उसी 28 डेज के बाद में आपको उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ मिल रहा है सिर्फ 2.5, मतलब इसका 10% है, सिर्फ इसका लगभग 15% है समझो। ठीक है,
तो 85% स्ट्रेंथ क्या हो गया, रिड्यूस हो गया जब वो कंक्रीट टेंशन में आता है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को सस्टेन करने के लिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ जारी करने के लिए मेंबर में कंक्रीट कैपेबल नहीं है, तो कंक्रीट को थोड़ा और ज्यादा स्ट्रेंथ देना पड़ेगा, हमारे मेंबर को और ज्यादा वजन देना पड़ेगा, और ज्यादा मेंबर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि वो टेंशन को भी आसानी से रेजिस्ट कर सके। इसीलिए टेंशन स्ट्रेंथ को कंपेंसेट करने के लिए हम अपने मेंबर में स्टील को ऐड करते हैं। और स्टील क्या है, हमारा रेनफोर्समेंट है, इसीलिए उस कंक्रीट को बोलते हैं हम लोग रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ कंक्रीट एंड स्टील। अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट मतलब आरसीसी इज नथिंग बट द combination of concrete and steel. And why steel is used? Because plain cement concrete is not capable to resist the tensile strength. So to compensate that tensile strength, we are providing the steel bars with including concrete. We are providing the steel bars including concrete, and hence that combination is called as reinforced cement concrete. ठीक है, तो आरसीसी क्यों यूज करते हैं, सबसे पहले बता दिया। बेसिक कंसेप्ट क्या था आरसीसी का, आरसीसी क्या होता है, क्यों यूज करना होता है, ये आपको बता दिया मैंने। ठीक है बच्चों, इसका नोट्स आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते, आपको मैं इसका नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं लिखा के दे रहा हूँ कुछ, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बात थी पीसीसी और आरसीसी के बारे में। अब देखते हैं हम लोग कि जब हम आरसीसी के अंदर कंक्रीट का यूज करते हैं और स्टील का यूज करते हैं, तो कौन से ग्रेड के कंक्रीट और कौन से ग्रेड के स्टील हम लोग यूज कर सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्रीट ग्रेड्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील ग्रेड्स दैट वी आर यूज्ड इन आरसीसी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट और ग्रेड्स ऑफ स्टील। तो पहले बताता मैं ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। तो सपोज मैं दो कॉलम निकालता, एक कॉलम में लिखता मैं ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट और दूसरे कॉलम में लिखता हूं मैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, दूसरे में लिख रहा मैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का सिंबल होता है एफसीके। कंक्रीट के कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का सिंबल होता है एफसीके। इसे हम मेजर करते हैं न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। ठीक है, जैसे कंक्रीट के ग्रेड यहां से अवेलेबल है M10 से, M10 से कंक्रीट के ग्रेड अवेलेबल है M10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और ऐसे करते करते आपको M80 तक मिल जाते। ठीक है, अपने आईएस कोड के हिसाब से अपने को आरसीसी के लिए एक आईएस कोड यूज करना होता है, और ये आईएस के स्पेसिफिकेशन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। आईएस के स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो हम आने वाले लेक्चर्स में हम आईएस के स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो M10 से M20 तक के जो कंक्रीट मिलता है हमें, उस कंक्रीट को बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनरी कंक्रीट। M10 से लेके तो M20 तक जो कंक्रीट रहता है उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी कंक्रीट। M25 से लेके तो M40 तक जो रहता है उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड कंक्रीट, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड कंक्रीट। और M45 से लेके तो M80 तक जो मिलने वाला है उसको बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, उसको बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। समझ में आया क्या? 10 से लेके 20 तक क्या बोलेंगे ऑर्डिनरी कंक्रीट, मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ऑर्डिनरी है। 25 से लेके 40 तक जो स्ट्रेंथ है वो स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ है। और M45 से लेके M80 तक की कंक्रीट जो स्ट्रेंथ मिलती है वो होती है हाई स्ट्रेंथ, इसलिए उसको बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। अब ये नंबर में क्या होता है, देखो ये M का मीनिंग क्या होता है, M का मीनिंग होता है मिक्स प्रोपोर्शन, बताया मैं आपको। M का मीनिंग होता है मिक्स प्रोपोर्शन, और नंबर जो है 10, 15, 20, 25, that number is nothing but the characteristics compressive strength of concrete after 28 days of curing। कंक्रीट को प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट करो, अच्छी से उसको क्यूरिंग करो, जितना कंक्रीट में वॉइड्स कम रहेंगी उतना वाटर कम एब्जॉर्ब होगा, जितना वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा उतना ही ज्यादा चांसेस है कि आपको स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी। तो ये जो नंबर लिखा है ये एग्जैक्ट स्ट्रेंथ पाने के लिए, मतलब ये M20 का कंक्रीट बनाया जैसे इसका प्रोपोर्शन होता है 1:3:6, इसका होता है 1:2:4, इसका होता है 1:1.5:3, इसका होता है 1:1:2। तो जैसे अलग अलग कंक्रीट के ग्रेड का प्रोपोर्शन अलग अलग होता है। प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है, इसमें 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 3 पार्ट ऑफ सैंड, 6 पार्ट ऑफ गिट्टी एग्रीगेट। कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट।
ऐसे 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 2 पार्ट ऑफ सैंड, 4 पार्ट्स ऑफ गिट्टी। तो इस प्रोपोर्शन का जो कंक्रीट बनाएंगे हम, सपोज हमने 1:1.5:3 के प्रोपोर्शन का कंक्रीट बनाया, तो उसको बोलेंगे M20 ग्रेड का कंक्रीट। अब उसका स्ट्रेंथ क्या मिलना चाहिए, फिर उसका स्ट्रेंथ मिलना चाहिए 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर। लेकिन प्रैक्टिकली ये स्ट्रेंथ तभी मिलता जब आप लोग अपने कंक्रीट को प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट करोगे, उसके अंदर प्रॉपर्ली क्यूरिंग करोगे और उसका प्रॉपर प्लेसिंग करोगे, तब जाके उसका स्ट्रेंथ 20 मिल सकता। ठीक है, तो नंबर क्या है, नंबर क्या शो करता, नंबर शो करता उस कंक्रीट का रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ। नंबर क्या शो करता है, नंबर शो करता है कंक्रीट का रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ। लेकिन ये स्ट्रेंथ प्रैक्टिकली मिलना बहुत इम्पॉसिबल है, इसलिए बताया मैंने कि प्रैक्टिकली रिसर्च ने जैसा रिसर्च हुआ है कंक्रीट के ऊपर, जितने भी लेबोरेटरी में टेस्टिंग हुआ है कंक्रीट के ऊपर, उससे एक रिसर्च से पता चला है, उस रिसर्च ने एनालाइज किया है कि कंक्रीट का स्ट्रेंथ मिलता है, मतलब M20 का कंक्रीट अगर हम यूज करते, उसके ऊपर बहुत ज्यादा टेस्टिंग हुआ है, उसके ऊपर रिसर्च हुआ है बहुत ज्यादा, तो वहां से एनालाइज किया है कि M20 का कंक्रीट का ग्रेड बनाते हैं आफ्टर 20 डेज ऑफ क्यूरिंग, उसका स्ट्रेंथ लगभग मिलता है 17.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। 20 मिलना बहुत इम्पॉसिबल है लेकिन प्रैक्टिकली, इसलिए 20 के आसपास तक तो पहुंच गए हम लोग, तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। ठीक है, दीज आर दी वेरियस ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। अब देखो ग्रेड्स ऑफ स्टील, अब पढ़ते हैं ग्रेड्स ऑफ स्टील। तो स्टील के ग्रेड ज्यादा नहीं है, स्टील के सिर्फ 3 ही ग्रेड है, एक है Fe250, एक है Fe415 और एक है Fe500। और ये जो नंबर है, ये नंबर क्या शो करता, ये नंबर शो करता स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ। कंक्रीट इज स्ट्रांग इन कंप्रेशन, तो कंक्रीट का निकालना पड़ता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। स्टील इज स्ट्रांग इन टेंशन, तो स्टील का निकालना पड़ता है टेंसाइल स्ट्रेंथ भैया। ठीक है, स्टील का निकालना पड़ता है भैया टेंसाइल स्ट्रेंथ। कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का सिंबल होता है Fck, तो स्टील के टेंसाइल स्ट्रेंथ का सिंबल होता है Fy। Fy मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। इसमें नंबर मतलब क्या है, नंबर मतलब आपके स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ है भैया। नंबर मतलब क्या है, नंबर मतलब आपके ये नंबर दिया है ग्रेड के साथ में, दैट नंबर इंडिकेट्स द कैरेक्टरिस्टिक टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। ये सिंबल क्या है, आयरन का है। स्टील मतलब क्या है, लोकम मतलब क्या है, आयरन है। आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe, इसलिए Fe लगाया सामने। ठीक है, ये जो ग्रेड है भैया बच्चों, ये जो ग्रेड है Fe250, इस ग्रेड को बोलते हैं हम लोग माइल्ड स्टील बार। मतलब 250 का जो बार मिलता है, Fe250 का जो ग्रेड का बार होता है, उस बार को बोलते हैं माइल्ड स्टील बार। माइल्ड स्टील बार कैसा होता है, ऐसा होता है जिसको प्लेन होता है, एकदम सपाट, जिसमें थ्रेड नहीं होते। माइल्ड स्टील बार इज अ बार विच इज प्लेन हैविंग नो थ्रेड्स। ठीक है, और ये जो नीचे के दो बार है, इसे बोलते हैं HYSD बार। HYSD का फुल फॉर्म क्या है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। लिख कर रखो बुक में, क्या लिखना है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स। डिफॉर्म बार का मीनिंग क्या होता है, ऐसे बार जिसको थ्रेड होते हैं। जैसे देखो दिख रहा है आपको, इसको थ्रेड है, ऐसे आवाज है आपको, कट कट कट, ये क्या आवाज है, थ्रेड की आवाज है। तो जो बार को थ्रेड्स होते हैं, वो बार हमेशा 415 और 500 के ग्रेड में अवेलेबल होते हैं, जिसे बोलते हैं HYSD बार। और जो बार प्लेन होते हैं, वो बार हमेशा 250 से ग्रेड में अवेलेबल होते हैं, जिसे बोलते हैं माइल्ड स्टील बार। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन ध्यान में रखना। 250 का मतलब माइल्ड स्टील बार, 415 500 मतलब HYSD बार, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। ठीक है, तो बच्चों दीज आर दी वेरियस ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट एंड वेरियस ग्रेड्स ऑफ स्टील। ठीक है, यहाँ तक आगे हम लोग। अब हम देखेंगे कि जो रेनफोर्समेंट हम यूज करते हैं, वो रेनफोर्समेंट का फंक्शन क्या होता है। मतलब जो रेनफोर्समेंट हम यूज कर रहे हैं स्टील के फॉर्म में, स्टील के फॉर्म में, क्योंकि हमने रेनफोर्समेंट में क्या यूज, कौन सा मटेरियल यूज किया, रेनफोर्समेंट में हमने कौन सा मटेरियल यूज किया, रेनफोर्समेंट हमने यूज किया स्टील। मैंने पहले बताया रेनफोर्समेंट आप वुडन का दे सकते, स्टील का दे सकते, फाइबर का दे सकते, लेकिन हम जो रेनफोर्समेंट पढ़ने वाले हैं आरसीसी के अंदर, वो है स्टील रेनफोर्समेंट। स्टील रेनफोर्समेंट, तो ये स्टील रेनफोर्समेंट की क्या फंक्शन है बच्चों, स्टील को एज अ रेनफोर्समेंट यूज करने के फायदे क्या होंगे अपने, स्टील को रेनफोर्समेंट के हिसाब से यूज करने के फायदे क्या क्या होने वाले हैं। तो देखो एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता आपको, ठीक है। जैसे कि हमारा बीम होता है और कॉलम होता है, तो बीम और कॉलम के अंदर हम रेनफोर्समेंट दो तरह का प्रोवाइड करते हैं। जैसा आपने देखा होगा, कोई भी बीम के ऊपर दो तरह के फोर्सेस ऐड होते हैं। एक तो आता है जो बाहर से आने वाला फोर्स है यूडीएल के फॉर्म में, और एक होता है जो सपोर्ट पे एक्ट होता है। एक फोर्स वो होता है जो सपोर्ट पे एक्ट होता है सपोर्ट रिएक्शन के फॉर्म में, बराबर। अगर मैं इसका एसएफडी निकालूं तो इसका एसएफडी इस तरह से आएगा, और अगर मैं इसका बीएमडी निकालूं तो इसका बीएमडी इस तरह से आएगा। आप देख सकते
सबसे ज्यादा शियर फोर्स कहाँ आ रहा है? सबसे ज्यादा शियर फोर्स कहाँ पे आ रहा है? देखो सपोर्ट पे आ रहा है। सेंटर पे शियर फोर्स 0 है, सपोर्ट पे देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगहों पे शियर फोर्स कितना आ रहा है? एकदम मैक्सिमम आ रहा है। और सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आ रही है? जहाँ पे शियर फोर्स 0 है। जहाँ पे शियर फोर्स 0 है वहां पे बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा आती, और जहाँ पे मोमेंट 0 है वहां पे शियर फोर्स सबसे ज्यादा आता। ध्यान में रखना, the point at which bending moment is 0 shear force is maximum, the point at which shear force is 0 bending moment is maximum। ठीक है, इसका मतलब क्या? ये क्यों बताया आपको मैंने, क्यों बताया मैंने आपको ये? अब आपके बीम पे दो तरह के फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, दो तरह के पैरामीटर्स है जिसको आपको रजिस्ट करना है। एक पैरामीटर है शियर फोर्स का, एक पैरामीटर है बेंडिंग मोमेंट का। तो बच्चों बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करना है मतलब लोड को रजिस्ट करना है। लेकिन लोड कहां से मिलता? मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? WL²/8। इस तरह के बीम का सिंपली सपोर्ट बीम कैरिंग यूडीएल और एंटायर स्पैन का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंट का WL²/8 होता है। मतलब लोड आ रहा तब मोमेंट फॉर्म होगी ना। मोमेंट क्या हवा में फॉर्म होगी क्या? बगैर लोड के मोमेंट फॉर्म हो सकती क्या? नहीं हो सकती। बगैर लोड के सपोर्ट रिएक्शन फॉर्म हो सकती क्या? नहीं हो सकती। लेकिन जब लोड आता तो उसके ऊपर से क्या फॉर्म होता? मोमेंट फॉर्म होता। मतलब मोमेंट को रेजिस्ट करना है, इसका मतलब है सिंपली लोड को रेजिस्ट करना है। एक बीम पे जब लोड आ रहा तो मोमेंट फॉर्म होती। मतलब अगर मैं बोलूं कि मुझे बेंडिंग मोमेंट को सस्टेन करना है, इसका मतलब मुझे यूडीएल जो लोड है उस पे एक्ट हो रहा उसको सस्टेन करना है, बरोबर। तो अब जो बीम हम कास्ट करते हैं, सपोज ये मेरा बीम है, तो इस बीम का जो रेनफोर्समेंट होता है, रेनफोर्समेंट वो देखो इस तरह का होता है। ये ऐसा रेनफोर्समेंट बीम का होता है। ये देखो ऐसा बार है, ये एक बार है ऐसा, एक बार यहां से बेंड हुआ ऐसा जा रहा और एक बार ऐसा जा रहा। ये एक ही बार दो बार बेंड अप नहीं हो रहा। ऐसा मत समझो कि ये एक बार ऐसा दो बार बेंड हुआ, देखने को दिखता है ऐसा, ऐसा है नहीं। लेकिन रेनफोर्समेंट का अरेंजमेंट कैसा होता है? एक बार ऐसा जाके बेंड होता है, एक बार ऐसा जाके बेंड होता है। तो ये जो बार है ना बच्चों, इसको बोलते हैं अपना मेन स्टील। इस स्टील को बोलते हैं हम अपना मेन स्टील। तो मेन स्टील का फंक्शन क्या है? मेन स्टील का फंक्शन है जो बीम पे आने वाला लोड है, जो बीम पे आने वाली मोमेंट है, उसको कैरी करना। बेंडिंग मोमेंट को कैरी कौन करता? बेंडिंग मोमेंट को कैरी करता मेन स्टील। बीम के अंदर का, कॉलम के अंदर का, स्लैब के अंदर का मेन स्टील इज यूज्ड टू कैरी द एक्सटर्नल लोड और टू कैरी द बेंडिंग मोमेंट। क्योंकि बेंडिंग मोमेंट से क्या होता? जब बीम पे बाहर से लोड लगाते तो उससे क्या हो सकता? बीम बेंड हो सकता। मतलब बीम के बेंडिंग को रेजिस्ट करने के लिए क्या डालना पड़ता? बीम के अंदर ऐसे मेन स्टील डालना पड़ता। फिर शियर फोर्स से क्या होता? ये जो शियर फोर्स है आर, इससे क्या होता? तो बीम पे जब बाहर से लोड आता तो उससे बीम बेंड होता। तो बेंडिंग को अवॉइड करने के लिए, बेंडिंग को कंट्रोल करने के लिए हमने मेन स्टील प्रोवाइड किया। और जो शियर फोर्स है, जो सपोर्ट रिएक्शन है, जो मैक्सिमम शियर फोर्स है, इससे क्या होता? इससे आपके बीम में क्रैक्स पड़ते, इससे आपके बीम में ऐसे डायगोनल क्रैक पड़ते ऐसे। देखो क्या हो रहा? जब बाहर से लोड आ रहा तो उससे क्या हो रहा? बीम बेंड हो रहा। बेंडिंग को कंट्रोल करने के लिए क्या किया? मेन स्टील प्रोवाइड किया। तो जो रिएक्शन लगाए हमने, जो वॉल के थ्रू, अपने जो ब्रिक वॉल रहते, वॉल के थ्रू जो सपोर्ट रिएक्शन बीम को कंट्रोल कर रहे हैं, जो वॉल के थ्रू बीम पे फोर्स आ रहा है, ऐसा ऐसा बीम होता, उसके ऊपर वॉल का फोर्स आता है ऐसा। तो वॉल का जो फोर्स आ रहा है बीम के ऊपर, उससे क्या हो सकता? उससे आपके बीम में क्रैक्स पड़ सकते हैं। और वो क्रैक को सस्टेन करने के लिए आपको बीम में डालना पड़ता है इस तरह से दूसरा प्रकार का रेनफोर्समेंट। इस तरह का दूसरा रेनफोर्समेंट होता है। आपने देखा होगा साइड पे, अगर ये मेरा बीम है और बीम में ऐसे मैंने नंबर ऑफ बार डाल दिए, समझो 4 बार डाल दिए मैंने कॉर्नर में ऐसे, तो आपने देखा होगा साइड के ऊपर बार्स को ऐसा बांधते हैं, बार्स को ऐसा टाई करते, सब बार को बांध के रखते हैं ऐसा, सब बार को ऐसा बांध के रखते। तो जिससे बार को बांधते हैं उसको बोलते हैं अपन स्टीरअप्स। तो ये अपना हो गया दूसरी तरह का रेनफोर्समेंट, ये हो गया अपना दूसरे प्रकार का रेनफोर्समेंट। तो मेन स्टील का पर्पस क्या है? बेंडिंग को कंट्रोल करना। और स्टीरअप्स का पर्पस क्या है? फिर स्टीरअप्स का पर्पस है क्रैक्स को कंट्रोल करना। शियर फोर्स को कंट्रोल करने का पर्पस है शियर स्टीरअप्स का, और बेंडिंग मूवमेंट को कंट्रोल करने का पर्पस है मेन स्टील का। तो दो फंक्शन क्या हो गए आपके रेनफोर्समेंट के? द मेन रेनफोर्समेंट इज यूज्ड to carry the bending moment, to carry the bending and stirrups, इसको बोलते हैं अपन मेन स्टील। मेन स्टील को बोलते हैं हम लोग लॉन्जिट्यूडिनल स्टील, लॉन्जिट्यूडिनल स्टील। और जो स्टीरअप्स है इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स स्टील, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स स्टील।
ये जो स्टील है ये अलोंग द लेंथ जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल स्टील। और ये जो स्टील है स्टीरअप्स, ये अलोंग द लेंथ को क्या जा रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, ये लेंथ को परपेंडिकुलर आ रहा है। जो लेंथ को परपेंडिकुलर होता है उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स। तो दो तरह के स्टील आपको प्रोवाइड करना है हर मेंबर में। मैंने बीम का एग्जांपल दिया, लेकिन ऐसा हर मेंबर में होता है। सेम प्रकार कॉलम में होने वाला है। कॉलम के ऊपर जो बाहर से उड़ाएगा उससे क्या कॉलम बकल होगा। बीम से बेंड होता, कॉलम ऐसा वर्टिकल होता है, तो कॉलम ऐसा बकल होता, बकल। तो कॉलम की बकलिंग को कंट्रोल करने के लिए उसमें डालना पड़ेगा मेन स्टील, मतलब लॉन्जिट्यूडिनल स्टील। और कॉलम में होने वाले आने वाले क्रैक्स को कंट्रोल करने के लिए उसमें डालना पड़ेगा ट्रांसवर्स स्टील, मतलब उसको बोलते हैं स्टीरअप्स। तो बीम में ट्रांसवर्स स्टील को स्टीरअप्स बोलते हैं, कॉलम के अंदर ट्रांसवर्स स्टील को लैटरल टाइज बोलते हैं। नाम चेंज हो गया सिर्फ बच्चों, सिर्फ नाम चेंज हो गया, फंक्शन वही है, फंक्शन सेम है। बीम के अंदर मेन स्टील का फंक्शन है बेंडिंग कंट्रोल करना, मतलब बेंडिंग मोमेंट कंट्रोल करना। और ट्रांसवर्स स्टील मतलब स्टीरअप्स का फंक्शन है क्रैक्स, शियर क्रैक्स को कंट्रोल करना। वैसे ही कॉलम के अंदर भी मेन स्टील का फंक्शन है बकलिंग को कंट्रोल करना, और ट्रांसवर्स स्टील मतलब लैटरल टाइज का फंक्शन है क्रैक्स को कंट्रोल करना। उसी तरह से स्लैब के अंदर भी मेन स्टील को हम मेन स्टील ही बोलते, या उसे हम लॉन्जिट्यूडिनल स्टील ही बोलते, सिर्फ ट्रांसवर्स स्टील का नाम हर मेंबर में चेंज हो जाता। बीम के अंदर ट्रांसवर्स का नाम स्टीरअप्स रहता है, कॉलम के अंदर ट्रांसवर्स का नाम लैटरल टाइज हो जाता है, और स्लैब के अंदर ट्रांसवर्स का नाम हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। स्लैब के अंदर ट्रांसवर्स का नाम हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। समझ में आएगा आप लोगों को? तो मैंने फंक्शन बताया आपको। रेनफोर्समेंट स्टील को एज अ रेनफोर्समेंट जब हम यूज कर रहे हैं तो उसके फंक्शन क्या क्या होने वाले हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या है, मेन स्टील यूज करते हैं, मतलब लॉन्जिट्यूडिनल स्टील इज यूज टू कंट्रोल द बेंडिंग, टू कैरी द बेंडिंग। दूसरा फंक्शन क्या है, ट्रांसवर्स स्टील इन द बीम इज यूज टू कंट्रोल द शियर क्रैक्स। तीसरा फंक्शन क्या है, मेन स्टील इन कॉलम इज यूज टू कंट्रोल द बकलिंग ऑफ कॉलम। चौथा फंक्शन क्या है, lateral ties used in the column is used to control the shear cracks। पांचवा फंक्शन क्या है, मेन स्टील इन द स्लैब इज यूज्ड टू कंट्रोल द बेंडिंग ऑफ स्लैब। छठा फंक्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इन स्लैब इज यूज्ड टू होल्ड द मेन बार्स इन पोजीशन। इसका फंक्शन शेयर कैरी करना नहीं है, क्योंकि स्लैब में शेयर नहीं होता, स्लैब में शेयर फोर्स जीरो होता है, स्लैब में शेयर एनफोर्समेंट का जरूरत नहीं होता है। तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार के काम क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स इन स्लैब। स्लैब का जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है उसका फंक्शन क्या है कि जो मेन बार्स डाले थे, जो मेन बार्स थे स्लैब के, वो मेन बार्स अपने पोजीशन से हल ना जाएं, वो मेन बार्स अपने जगहों से डिस्प्लेस ना हो जाए, मेन बार को अपने जगहों पे होल्ड करके रखने के लिए हम स्लैब के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का यूज करते हैं। देखो बातों बातों में आपको मैंने 6 फंक्शन बता दिए, ये सब नोट्स आपको अपने ग्रुप पे मिल जाएंगे। आपको समझना है सिर्फ अभी, आपको सिर्फ समझना है कि मैंने फंक्शन कैसे एक्सप्लेन किया है, ये सब समझ गए। इसका डिटेल में नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप करके नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं मेरे से, ठीक है। सिर्फ नोट्स का एक मिनिमम चार्ज रहेगा जो आपको पे करना होगा, ठीक है। क्योंकि देखो मैं आपको यूट्यूब के लेक्चर्स के लिए आपको कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर दे रहा हूँ। आपको एकदम कंटेंट वाले लेक्चर मेरे वीडियो से मिलते हैं, एकदम कंटेंट वाला टीचिंग आपको मिलता है मेरे वीडियो से। आपकी कमेंट पॉजिटिव आते हैं हमेशा मुझे। तो अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो मुझे तो कोई यूट्यूब से अर्निंग नहीं हो रही है, तो प्लीज आपको नोट्स के लिए मुझे कुछ ना कुछ नोट्स के लिए आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। नोट्स मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहने वाला है, नोट्स के लिए आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पूरा डिटेल नोट्स आपको मिल जाएगा विथ पेमेंट, ठीक है। जो मेरे ट्यूशन क्लासेस में है ऑलरेडी, जिन बच्चों ने अपना ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया है उनको तो नोट्स भी मिलेंगी, लेकिन जो यूट्यूब से अपने लेक्चर को देख के थोड़ा उनको गाइड हो रहा है, उनकी मदद हो रही है, तो उनको सिर्फ नोट्स का पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आज आपको मैंने फंक्शन बता दिए, रिइंफोर्समेंट के ग्रेड्स बता दिए कंक्रीट के, स्टील का, और आरसीसी पीसीसी क्या होता है, आरसीसी की यूज के वो बता दिया, ठीक है। अब बाकी का पोर्शन आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवा दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में क्या बताऊंगा मैं आपको, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा मैं मेथड्स ऑफ डिजाइन, डब्ल्यूएसएम और एलएसएम। डब्ल्यूएसएम एलएसएम में क्या डिफरेंस है, डब्ल्यूएसएम हम क्यों यूज नहीं करते और एलएसएम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जितने भी डिजाइन मेंबर्स है, जितने भी बिल्डिंग का डिजाइन होता है वो हम एलएसएम से ही करते हैं। और हमारा जो आईएस कोड है ये आईएस कोड भी स्पेशली एलएसएम के लिए ही है। ये आईएस कोड में डब्ल्यूएसएम का एक फॉर्मूला भी नहीं है,
इस IIS कोड में WSM का एक फॉर्मूला भी नहीं है। ये IIS कोड पूरी तरीके से LSM के लिए बना हुआ है। WSM का IIS कोड होता है IS 3370। WSM का IIS कोड का नाम होता है IS 3370, जो हमें नहीं पढ़ना है बिकॉज हमें पूरा का पूरा डिजाइन LSM से करना है। और इंजीनियरिंग में आपको पूरा डिजाइन LSM से करना पड़ेगा। मतलब बहुत कम कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिसे हम WSM के थ्रू डिजाइन करते हैं। तो WSM LSM में क्या डिफरेंस है, LSM क्यों यूज करना होता है, WSM यूज क्यों नहीं करते हैं, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद टाइप्स ऑफ लोड कौन से आते हैं बिल्डिंग के ऊपर, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आपको काफी डिटेल नॉलेज मिलने वाला है। सिर्फ अगर आपको इसका नोट्स चाहिए होगा तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कलेक्ट कर सकते। नोट्स का आपको मैं सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करवा दूंगा। पोस्टर मटेरियल फिलहाल मैंने सेंड नहीं किया है, आपको मैं सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करूंगा नोट्स की, आप उसका पेमेंट देके मुझे नोट्स कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देने का है, बेल आइकन को ऑन कर देने का है और इस वीडियो को लाइक शेयर कर देने का है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।